स्मार्ट विजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कक्षा थोड़ी सी लेट है क्योंकि थी हमारे गणित वाले सर समय से पहले थे। आज कुहेसा बहुत ज़्यादा है। आप सब लोग अपने कमरे में मस्त पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर को देखते हुए और सारे एमसीक्यू बताइए। आज मंगलवार के दिन हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक। गुड मॉर्निंग। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो लोग आते हैं रेगुलर वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। एकदम समय से हैं हम लोग। आइए लाइव आइए आप सब लोग। लाइव सेशन का देखिए अपना ही आनंद है। आप लोग जितना आएंगे उतना लाइव उतना बेहतर रहेगा। चलिए सवालों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप बताना है कि स्वरूप क्या है। ठीक, स्वरूप बताने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि भारत की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावना के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में भारत की जो संसदीय व्यवस्था, भारत का जो संसद है वह कैसा है। साथ ही साथ भारत में जो लोकतंत्र की जो स्थापना की गई है वह कैसा लोकतंत्र है। इन सभी के सम्मिलित 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 मिलाव से ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बनती है। नमस्कार नीलेश जी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप बताना है हमें, ठीक है ना। तो क्या होगा? गणतंत्रीय संघीय अध्यक्षीय। अध्यक्षीय कहाँ की है? अध्यक्षीय है हमारी यूएसए की है। ठीक, तो पहले ही ये कट गया। ठीक है, गणतंत्रीय एकात्मक और संसदीय एकात्मक व्यवस्था भी नहीं है। ठीक, एकात्मक व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि जहां पे केंद्र जो है काफी मजबूत हो। तो क्या हो जाएगा? दूसरा भी कट जाएगा। और गणतंत्र, चौथा क्या कह रहा है? गणतंत्रीय एकात्मक अध्यक्षात्मक, ये भी नहीं होगा। क्या है? गणतंत्रीय है, संघीय है और संसदीय है। रिपब्लिक, फेडरल और पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जो तीसरा बता रहे हैं सी ऑप्शन सही है उनका। आगे आते हैं। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। दबाव समूह क्या होते हैं? पहली बात हमें यह पता होनी चाहिए। दबाव समूह वह समूह कहलाते हैं जो राजनीतिक दलों पर दबाव दबाव बनाए बनाए। ठीक, उन्हें हम दबाव समूह कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, ठंड बढ़ गई है नीलेश जी। तो इसमें क्या हो जाएगा? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। क्या दबाव समूहों का कोई, जैसे कि दबाव समूह में क्या क्या आते हैं? दबाव समूहों में आते हैं, दबाव समूहों में देखिए क्या क्या आते हैं। दबाव समूहों में एक सामुदायिक जो सोशल कल्चर के लिए जो कार्य करते हैं वह आते हैं। और इनका जो उद्देश्य होता है दबाव समूहों में, जैसे नक्सलवादी जो आ गए, जो प्रजातांत्रिक को स्थापना करने के लिए जो लोग आते हैं, प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए जो लोग आते हैं, इसी के अंदर नक्सलवाद जैसे जो घटनाएं हैं, नक्सलवादी जो है, मार्क्सवादी जो हैं, हाँ, उन सबको वो सब सरकार पे दबाव बनाने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए उस चीज को प्रामाणिक राजनीतिक में हस्तक्षेप करते हैं कि वह हमारी बातों को माना जाए। तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना ये दबाव समूहों का काम नहीं है, ये राजनीतिक दलों का काम है, विभिन्न राजनीतिक दलों का काम है। भौतिक विकास के लिए कार्य करना। भौतिक विकास के कार्य करने का कार्य किसका होता है? यह आर्थिक आर्थिक उद्देश्य के लिए जब कोई बनता है उसका कार्य होता है। ठीक, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। जैसे दबाव समूह में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कहा क्या 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 चीजें आती हैं? पहली चीज आती है जाति आती है। आप देखे होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में निषाद जाति को देखते होंगे, उनकी बड़ी बड़ी सभाएं होते हैं कि समुद्र से संबंधित जो बोट, अभी अभी प्रयागराज में संगम की व्यवस्था की जा रही है। तो क्या होता है? वो लोग कहते हैं हमें भी नाव चलाने का
वो मिले, आप सारे सरकारी बोटें आ जाएंगी और जो पेट्रोल से चलेंगी, जो स्पीड में चलेंगी, हमारी बोटों में कौन बैठेगा? तो सरकार उनके लिए भी उनके उनको भी संरक्षण प्राप्त करने के लिए उनके लिए भी कुछ नीति नियम और कुछ कानून बनाती है। तो ऐसे ही करके हर एक क्षेत्र में, जैसे इस वर्तमान समय में अरावली वाला विवाद आप देख रहे हैं, तो वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार ने 100 मीटर से नीचे जो पर्वत की जो बात कही है, उसको लेके वहां के जो जो अनुसूचित क्षेत्र, जो जनजातियां हैं वहां की, जो लोकल, जो क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट में जो कुछ सदस्य हैं, वह मिलके उस आंदोलन को आरंभ कर रहे हैं कि अरावली बचाओ आंदोलन एक तरीके से चल रहा है। जैसे एक समय में हमारे यहाँ चिपको मूवमेंट चला था, उसी प्रकार के ये दबाव समूह कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, अपने सदस्यों के हितों के लिए, विकास विकसित करने के लिए, अपने अपने सदस्यों का हित सुरक्षित रखना है, वहां पे ये कार्य करते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन, सबसे पहले तो पता होना चाहिए संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, ठीक, किस आर्टिकल में है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए किस आर्टिकल में है संसद का संयुक्त अधिवेशन की जो बात की गई है, वह किस किस अनुच्छेद में की गई है। तो यह बात हमारे हमारे कहाँ की गई है? यह बात हमारे आर्टिकल 108 में की गई है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। और ये क्या, अगर संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? संबोधित कौन करता है, कौन करेगा? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हो तब कौन करेगा? तब सी कहा जा रहा है, नहीं सी कैसे होगा, इसका तो बी होगा ना, लोकसभा अध्यक्ष जो है वह करते हैं हम। ठीक, अब बताना है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक, किसी भी संवैधानिक पद की नियुक्ति अगर वह केंद्र से संबंधित है तो वहां पे राष्ट्रपति करेगा, और अगर वो राज्य से संबंधित है तो वहां पे राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन करेगा इसकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति हमारे माननीय राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक, और राष्ट्रपति जी जो नियुक्ति करेंगे वह किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? वह किस अनुच्छेद के तहत करेंगे संविधान के? वह हमारे आर्टिकल 316, आर्टिकल 316 के संदर्भ में करेंगे। ठीक, अगला बताना है भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? यहां से भी एक राजनीतिक पार्टियों से संबंधित सवाल तो हमारे आते ही आते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको बताना है गैर कांग्रेस पार्टी का सदस्य कौन थे हमारे थे, सही आप लोग कह रहे हैं, मोरारजी देसाई थे। ये कब थे? 1977। ठीक, इन्हीं के समय में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया था। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताना है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थ्योरी ऑफ सरप्लस। थ्योरी ऑफ सरप्लस कौन बताएगा? मैंने ये क्या कहा था आपसे, सरप्लस की जो बात की जाएगी वह कोई भी समाजवादी विचारक ही तो करेगा कि अगर किसी पूंजीपति के पास, ऐसे मान लेते हैं किसी पूंजीपति के पास 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक, उसने 100 करोड़ रुपए, उसने 40 करोड़ रुपए भोग कर लिए, ये जो बचे उसके जो 60 करोड़ रुपए, इस 60 करोड़ को वो समाज के विभिन्न हितधारकों में, विभिन्न समाज के वर्गों में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करे, इस पैसे को वह समाज के हित में इसका वर्गीकरण करे, इसको दान करे। तो यह कौन हुए हमारे? कार्ल मार्क्स। ठीक, अगला सवाल देखते हैं किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करती है? किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करती है? किस जिले में पुलिस बल शांति व्यवस्था
कायम करती है, ये बताना है किसकी देखरेख में पुलिस बल शांति व्यवस्था कायम करती है, यह बताना है किसकी देखरेख में। देखिए जब जिले की बात होगी, देखिए यहां पे देख लीजिए, जब जिले की बात होगी, एक जिले की बात होगी, तब वहां पे हमारे डीएम साहब जिलाधिकारी महोदय होंगे, ठीक। अगर किसी तहसील की बात होगी, किसी तहसील की बात होगी, तो वहां पे कौन होंगे, वहां पे हमारे एसडीएम साहब होंगे, ठीक। अगर किसी क्या कहते हैं ग्राम सभा की बात होगी, किसी किसी ग्राम सभा की बात होगी, तो यहां पे कौन करेगा, पुलिस सुधार और इससे संबंधित, यहां पे हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो जो है वह करेगा, इसके सुझाव में वहां का दरोगा, यह क्रम पता होना। और यही चीज अगर अगर राज्य के संबंधित में हो तब यह कौन करेगा, राज्यपाल। यही अगर केंद्र के संबंध में हो तो यहां पे कौन करेगा, हमारा राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक। तो ये चीज हमें, ठीक, तो इसके बारे में एसपी के बारे में बताएं, ठीक। एसपी नहीं होगा, ठीक, एसपी नहीं होगा, एसपी वहां पे होगा जहां पे पुलिस प्रशासन, जहां पे जैसे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कानून जब आ जाएगा, जब पुलिस कानून की व्यवस्था आ जाएगी, वहां पे एसपी आएगा या एसएसपी आ जाएंगे, ठीक है ना। वैसे समान स्थिति में हमारे जिलाधिकारी महोदय ही होंगे, कप्तान साहब नहीं होंगे, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला सवाल बताना है, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसकी आय और व्यय की जांच नहीं करते हैं। मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी की बात कर रहा है। मुख्य लेखा अधिकारी जो हैं वह ऑडिट नहीं करते, किस चीज को ऑडिट नहीं करते हैं, ठीक, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए, मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय और व्यय की जांच नहीं करते हैं, ये बताना है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। हाँ देखिए, मुख्य लेखा अधिकारी जो है वह राज्य सरकार के सभी व्ययों को, सभी खर्चों पर अपनी जांच देगा, किसको, राज्यपाल को, ठीक। केंद्र सरकार में भी राष्ट्रपति के परामर्श पे, राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार के उद्योगों को, सरकार के उद्योगों मतलब जितनी भी पीएसयूज हैं उन सबका ऑडिट और अकाउंटिंग भी करेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जो नगर निगम है इसके आय और खर्च की जो जांच है वह मुख्य लेखा अधिकारी नहीं करेगा, तो करेगा कौन, तो करेगा कौन, इसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इसको नगर निगम अधिकारी करेगा, नगर निगम अधिकारी करेगा, नगर निगम अधिकारी करेगा। यह देगा अपने डीएम को, उससे संबंधित प्रतिवेदनों को वह अपने डीएम को भेजेगा, ठीक। हाँ गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है, नौकरशाही की विशेषता नहीं है बताना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, नौकरशाही की क्या क्या विशेषता है। तो नौकरशाही की क्या क्या विशेषता है, नौकरशाही की विशेषता है कि अगर देखिए, जैसे कि आप एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर किसी जिले में, आप ऐसे समझिए कि कोई जिला है, वहां पे एक डीएम महोदय है, ठीक। वह कब अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं, इस बात को पहले समझिए। जब वह अस्थाई हो, तटस्थ हो, अक्षम हो, और उनके अंदर अक्षमता हो, वह गोपनीयता का उल्लंघन करते हो, कौन किस बात पे, जब वह कौन सी विशेषता नहीं है बताना, जब वह इनइफिशियंस हो, यह विशेषता नहीं होगी
ये विशेषता नौकरशाही की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह एक एग्जाम दे के आ रहा है जिसको कहते हैं यूपीएससी या यूपी पीसीएस का एग्जाम दे के आ रहा है, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को दे के आ रहा है, तो उसके नाते उसके अंदर अक्षमता नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक, वो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चरणों से गुजरता है, वो अपनी पात्रता परीक्षा पार करता है, तब जाके उसको वो योग्यता, वह पद प्राप्त होता है। ठीक, अगला सवाल बताइए। उदारवाद इसका हित चाहता है। उदारवाद, उदारवाद जो है वह किसका हित चाहेगा? उदारवाद जब भी शब्द आ जाए तो आपको समाजवाद से समकक्ष होते हुए उस चीज को सोचना और समझना है कि समाजवाद की जो बात की जा रही है वह किस संदर्भ में की जा रही है। तो समाजवाद से संबंधित कौन सी बात होगी उदारवाद में? उदारवाद में किसके हित को चाहने की बात होगी? वह निर्धनों के हित को चाहेगा, बहुत ज्यादा निर्धनों के हित को नहीं चाहेगा, सबका हित भी बहुत नहीं चाहेगा, अभिजात वर्ग का बहुत हित नहीं चाहेगा। उदारवाद जो है वह किसका हित चाहता है? उदारवाद चाहता है जो जो धनवान वर्ग है, हाँ, जो जिसके अंदर पैसे, जिसके, हाँ नहीं नहीं, जिसके पास पैसा होगा वही तो सबके लिए समान रूप से पैसे का वर्गीकरण कर सकता है। जो जिसके पास पैसा ही नहीं होगा वो कैसे उदार हो सकता है? पैसा होना ही अपने आप में उदारता को दर्शाता है। जब आपके पास पैसे होंगे तभी आप ज्यादा उदार हो सकते हैं, जिसके पास पैसे नहीं वो उदार नहीं हो सकता। तो उदारवाद जो है वो जो जो धनवान व्यक्ति है उसके उदारवाद होने की संभावना ज्यादा है। ठीक, फांसीवाद विश्वास करता है, फांसीवाद विश्वास करता है। फांसीवाद, फांसीवाद किस चीज में विश्वास करता है? फांसीवाद विश्वास करता है राज्य और दल एक हो। राज्य और दल एक होने का मतलब कि कोई पार्टी है, कोई पार्टी है प्लस और कोई राजनीतिक दल है, ठीक, वह दोनों का उद्देश्य एक हो तो फांसीवाद इस बात की इजाजत नहीं देता है। राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हों, यह भी इस बात में विश्वास नहीं रहता। अलग होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, हाँ, दल राज्य से श्रेष्ठ हो, दल जो है वो राज्य से श्रेष्ठ होगा तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? राज्य दल का श्रेष्ठ होना चाहिए। ठीक, तो हो जाएगा द स्टेट इज अ सुपीरियर देन पार्टी। राज्य स्टेट होना चाहिए, राज्य का खंडन नहीं होना चाहिए। दल तो बनते हैं और बिगड़ते रहेंगे। अगला सवाल बताइए। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? क्या क्लास जो क्लास रूल्स है उसके लिए आवश्यक है? नहीं। राजतंत्र के लिए नहीं। जो डिक्टेटरशिप, जो हमारी तानाशाही व्यवस्था है उसके लिए नहीं है। नहीं, किसके लिए आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति और की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? कल्याणकारी राज्य का समर्थक, कल्याणकारी राज्य का समर्थक बताना है। कल्याणकारी राज्य के समर्थक कौन होंगे? कौन कहेगा कि राज्य का जो धर्म होना चाहिए वह कल्याणकारी राज्य होना चाहिए? देखिए, हमारे जो पंडित नेहरू जी थे वह कहते थे कि भारत का जो लोकतंत्र व्यवस्था है, भारत का जो समाजवाद है वह और जगह के समाजवाद से अलग है। हमारा समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक, तो लोकतांत्रिक समाजवाद की क्या विशेषता है? लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषता है कि जन कल्याण जो है वह पहली प्राथमिकता हो, जन कल्याण पहली प्राथमिकता हो। तो जन कल्याण कैसे सुनिश्चित होता है? जन कल्याण अधिकार देने से सुनिश्चित होता है। जब राज्य का ये दायित्व बने तो क्या हो जाएगा इसका? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक, और लेनिन और बेंथम और मिल्स ये सब समाजवाद की बात करते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की, साम्यवाद की ये लोग मुख्यतः बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार हो सकती है? भारतीय संविधान में संसद की बैठक की बात की जा रही है। संसद की बैठक एक वर्ष में न्यूनतम से न्यूनतम कितनी बार हो सकती है? तो भारतीय संविधान में कितने माह का दिया गया? देखिए, भारतीय संविधान में बात किया गया एक वित्तीय वर्ष में
6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा तो जैसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए जनवरी में कोई सत्र बुलाया गया, ठीक, जनवरी में कोई सत्र बुलाया गया तो इसके बाद 6 माह, हाँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक, अगस्त में सत्र बुलाना पड़ेगा। तो मिनिमम अगस्त में आ गया, फिर आएगा मिनिमम 2 सत्र होने ही चाहिए, ठीक, मिनिमम 2 सत्र, ठीक, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? लोकतंत्र दल पद्धति ये कह रहा है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पार्टी पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। पार्टी पॉलिटिक्स के लिए क्या बात की जाएगी? जो दल की प्रधानता होगी, दल रहित होंगे कि बहुदलीय होंगे कि द्विदलीय होंगे। जब पार्टी पॉलिटिक्स की बात की जाएगी तो सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहली बात की जाएगी पार्टी पॉलिटिक्स में अस्थायित्व अगर स्थापित करना है तो आप भारतीय लोकतंत्र को देख लीजिए। आप भारतीय लोकतंत्र को देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स अगर आपको समझनी है तो हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ बीजेपी है मुख्यतः, और क्या है? कांग्रेस है, ठीक, यह दो मुख्यतः पार्टी हैं। तो जब दुई पार्टी होती हैं तब अस्थायित्व की बात राजनीतिक दल में हो सकती है। अगर दुई पार्टी नहीं है तो वो नहीं हो सकती। तो जो ट्रू पार्टी सिस्टम है वह अस्थायित्व प्रदान करता है लोकतंत्र को भी, और लोकतंत्र जैसी दलीय व्यवस्था पद्धति को अस्थायित्व प्रदान करेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? हम जो पॉलिटी पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसके अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? क्या नागरिकता हमारा मुख्य विषय है? क्या पंचायती राज मुख्य विषय है कि राज्य की नगर निगम? हमारे देखिए नागरिक शास्त्र में कौन क्या शब्द आ रहा है? नागरिक और शास्त्र। तो इसका मुख्य विषय क्या होगा? शास्त्र तो थ्योरी को हम कह दें नागरिक, तो नागरिकता क्या है? जो सिटीजनशिप है, नागरिकता ही हमारा नागरिक शास्त्र का मुख्य विषय है। सारी व्यवस्थाएं नागरिकों के लिए ही, जो साम्यवादी है, समाजवादी है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो राज्य का दैवी सिद्धांत, के सारे सिद्धांत नागरिक के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया? पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव यह किसने दिया है, यह बताना है हमें। तो यह सुझाव कौन दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था, देखिए एक सवाल हमेशा आता है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितनी भी कमेटियां हैं वह सारी कमेटियां हमें पता होनी चाहिए, और वह कमेटियों ने क्या क्या सुझाव दिए हैं। जैसे बलवंत राय मेहता ने कितने क्या सुझाव दिया? इन्होंने त्रिस्तरीय सुझाव दिया। जो के संथानम है, इन्होंने प्रशासनिक विभाजन के आधार पर सुझाव दिया। तो जो द्विसदनी व्यवस्था है, द्विस्तरीय व्यवस्था की बात जो की वह किसने की? हमारे अशोक मेहता समिति ने की। अशोक मेहता समिति ने इसकी बात की, ठीक। अगला देखिए, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसके हैं? यह बात कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह न्यायालय पे बहुत ज्यादा, हमारी कार्यपालिका पे बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने को की मनाही कर रहा है, कि ऐसा ना हो कि हम संसद कोई भी कानून बनाए, न्यायालय उसको तुरंत उसका खंडन कर दे। तो यह एक तीसरी व्यवस्था बन जाएगी। इसकी पैरवी कौन कर रहे हैं? इसकी पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने संसद को हमेशा मजबूत अंग माना है। तो कौन हो जाएंगे? अंबेडकर नहीं होंगे। अंबेडकर जो है वो संविधान को हमेशा मूल अंग मानते थे। केटी शाह जो है वह जनता को प्रमुख मानते थे, और हमारे जवाहरलाल नेहरू का काम था कि संसद जो है, जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, वह देश के लिए कानून बना रहे हैं तो न्यायालय बहुत हस्तक्षेप ना करे, ठीक। तो इनकी अवधारणा थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक। अगला सवाल, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था ये भी बताइए, और साथ में ये भी बताइए प्रथम संविधान सभा, प्रथम जो है, प्रथम और द्वितीय दोनों, प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक की तारीख भी बतानी है। यह भी कई बार सवाल आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? भारत में संविधान सभा का सही है, हाँ। कौन सा हो जाएगा हमारा?
वेवल योजना नहीं, राजगोपालाचारी योजना नहीं, शिमला समझौता नहीं, मंत्रिमंडल मिशन जो था वो ही, कैबिनेट मिशन जो आया था उसने ही भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। ठीक, अगला सवाल। राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं, सबसे पहले राजनीतिक शास्त्र के पिता किसको कहा जाएगा? सबसे पहले राज्य को कौन परिभाषित कर रहा है? सबसे पहले कौन बता रहा है कि राज्य का क्या धर्म होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए? हाँ सही बताया आपने। तो कौन हो जाएंगे हमारे? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल महोदय हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? राज्य नहीं की बात कर रहा है, राज्य नहीं है ये कह रहा, राज्य नहीं है। राज्य ये वो वाला राज्य मत समझिएगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये उस राज्य की बात नहीं कर रहा है। यह बात कर रहा है, यह बात कर रहा है जो राज्य का सिद्धांत है, जिसके अंदर मैंने चार चार विशेषता हैं, जिसमें संप्रभुता, सरकार, ठीक, जनता, ठीक है, और क्या हो जाएगा? भौगोलिक विस्तार। ठीक, तो नेपाल का तो भौगोलिक विस्तार और जनता सारी चीजें, सरकार भी है, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी है। क्या नहीं है? राज्य, राजस्थान। अमेल आप देख लीजिए, अमेल है ना, एक ही अंतर है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? राज्य के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? मैंने क्या कहा था, अक्सर मैंने बताया है कि सबसे राज्य कहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह उसकी जो सर्वोच्चता है, उसकी जो संप्रभुता है, अगर वही नहीं सुनिश्चित होगी तो वह राज्य कैसा हो जाएगा? ये भूभाग, तो अगर वह राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, तो उसकी शक्ति नहीं है, तो वह कभी भी उसका भूभाग छीना जा सकता है। जनता जनता को खतरे में डाला जा सकता है, सर्वोच्च सत्ता को खतरे में डाला, जो राष्ट्र नेशनैलिटी जो है, इसी को आप संप्रभुता, इसी को आप इसी को आप संप्रभुता भी कहिए। ठीक, ये सवाल हल्का सा घुमा दिया है, इसी को आप सोवरेंटी भी कहिए। राष्ट्रीयता जब तक रहेगी, हाँ, तब तक ही वो व्यवस्था अपने आप में सुचारू रूप से कार्य करेगी। ठीक, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन सा है? सही सिद्धांत की बात अगर की जाएगी, देखिए, सही सिद्धांत का मतलब कि राज्य अपने आप तो पनपा नहीं है, राज्य की उत्पत्ति में कई कई चीजों, कई एक क्रम चले हुए हैं। जैसे अगर कोई दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है, कोई शक्ति उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है, कोई पैतृक सिद्धांत कहता है कि नहीं, राजा जो है राजा के सिद्धांत से हुआ है राज्य की उत्पत्ति, तो ऐसा नहीं होगा। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? राज्य की उत्पत्ति एक विकासात्मक सिद्धांत के द्वारा हुई है, विकासवादी सिद्धांत के द्वारा हुई है। ठीक, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट्स पे हुई है। ठीक, अगला सवाल देखिए, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होगी? लोकप्रिय संप्रभुता का कहने का मतलब यह है कि लोकप्रिय संप्रभुता की जनता किसको पसंद कर रही है, हाँ, वह किसके द्वारा हो रहा है, तो वह किसके द्वारा होगा? वह किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा होगा। लोकप्रिय संप्रभुता है ना, लोकप्रिय संप्रभुता राष्ट्रपति नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, संसद नहीं कर सकती, वह जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए जब होगा तभी वो लोकप्रिय शासन व्यवस्था कहलाएगी। ठीक, अगला सवाल। हाँ सही है। कौन सा सिद्धांत एकात्मवादी संप्रभुता का विरोधी है? जो एकात्मवादी संप्रभुता का तात्पर्य होता है जो एकल व्यक्ति को, जो व्यक्तिवादी जो सिद्धांत है, जो व्यक्ति के सर्वोच्चता सिद्धांत को जो परिलक्षित करे, वह उसकी बात करे, जो व्यक्ति को ऊपर उठाने की बात करे, हाँ, वह होता है व्यक्तिवादी सिद्धांत, की एक व्यक्ति ज्यादा उठे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, उदारवादी में क्या होती है? उदारवादी में जो धनवान लोग हैं उनको ज्यादा मदद दी जाती है, व्यक्तिवादी में तो एक व्यक्ति का ही उदय हो रहा है। ठीक, समाजवाद में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्गों का उदय होगा। ठीक, लेकिन जो बहुलवादी है, जो बहुलवादी विचारधारा है, वह एकात्मवादी संप्रभुता के उलट है। ठीक, अगला सवाल। ये सवाल तो एक बार और आया है, लेविनियांथन के लेखक कौन है? लेविनियांथन के लेखक कौन है? ये सवाल 2-3 बार आ चुका है, ये हमें बताना ही कौन है, हमारे हॉब्स महोदय हैं। ठीक, ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए, हॉब्स महोदय। ठीक है ना, अगला सवाल। और देखिए, जो लोग आज चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जब भी सेशन आएगा
आप लोग को पता चल जाएगा। हम्म। और अपने आपके जो भी दोस्त टीचर से संबंधित या किसी भी कहीं पे भी पॉलिटिकल साइंस आते हो कि उससे संबंधित कोई पढ़ रहा हो तो उसको ये वीडियो आप लोग भेज सकते हैं, समान रूप से उपयोगी है। ठीक, 27 नंबर बताइए। जनरल विल की बात कर रहा है। जनरल विल किसने प्रतिपादित किया? जनरल विल से ही जाने जाते थे हमारे जनरल विल की सबकी इच्छा के हिसाब से एक एक कॉमन कलेक्टिव कलेक्टिव बात की जाएगी तो कौन हो जाएंगे? हमारे रूसो महोदय हो जाएंगे। जनरल विल की बात की जाएंगी, ठीक है ना? सही है। अगला बताइए। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? जनता की इच्छा से अगर राज्य, दैवी सिद्धांत क्या करेगा? दैवी सिद्धांत बताएगा कि क्या कहते हैं, राजा जो है, हाँ, राज्य जो है वह एक देवता के फरमान के द्वारा हुआ है, उसी के द्वारा उसकी उसके गठन और उसके निर्माण की बात वो करेगा। लेकिन जो शक्ति सिद्धांत है, जो शक्तिशाली रहेगा वो कहेगा। तो हम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्य की स्थापना जनता की इच्छा के सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो होगा, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत होगा, इसको आप कह सकते हैं, या इसमें किसी का जवाब आया समझा सामाजिक समझौते के सिद्धांत। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। स्व निर्णय का सिद्धांत द्विधारी तलवार है, किसने कहा था और ये क्यों कहा था? स्व निर्णय का सिद्धांत, ये देखिए, जब आपके पास निर्णय लेने की बहुत स्वतंत्रता हो तब आप किस आधार पर निर्णय लेंगे, इस बात को हमारे लॉर्ड कर्जन महोदय कह रहे हैं। लॉर्ड कर्जन ने इस बात को कही थी, और ये कब कहा था इन्होंने? जब बंगाल विभाजन की बात जो है, बंगाल विभाजन के बाद जो, सही कह रहे हैं, हाँ, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद जब ये वापस गए थे, ठीक, उसके बाद जब ये वापस गए तो इन्होंने उन्होंने भारत से प्रभावित होकर फिर उन्होंने ये बात 1923 में इस बात को कहा कि स्व निर्णय के द्वारा जो इनसे निर्णय गलत हुए हैं, उसके बाद इनके अंदर जो विचार आए उसके तहत इन्होंने इस बात को कहा। ठीक, अगली बात, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह कौन कह रहा है? राष्ट्रीयता, जब भी राष्ट्रीयता की बात की जाएगी तो यह कौन कहेंगे? हमारे, देखिए, अब आप उन व्यक्तियों को जानिए। देखिए, जब कभी ऐसे सवाल आए किसी व्यक्ति विशेष से, तो आप ये देखिए कि वो व्यक्ति किस विचारधारा से प्रेरित है। अगर आपको उसकी विचारधारा या आपको उसकी थीसिस या आपको उसके उसके कार्य करने की क्षमता पे अगर आपका जोर होगा तो आप इस बात को तुरंत पता लगा लेंगे कि वह बात क्यों। राष्ट्रीयता की सभ्यता के लिए खतरा है, यह बात कौन कह रहा है? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि सभ्यता जो वो स्वतः पनपनी चाहिए, किसी एक क्षेत्र के तहत बाउंड नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हाँ, ये बताइए। ये भी सवाल कई बार आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारे नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक, अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? हमारी 45 में हुई थी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब देखिए, कार्यकाल से भी एक सवाल आता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल, यहां से तो सवाल हमेशा ही हमेशा आते रहते हैं। तो कितने वर्ष का कार्यकाल होगा इसका? इनका कार्यकाल होगा हमेशा, जब भी कोई ऐसे बड़े पद होते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा। 4 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है? किस देश के राष्ट्रपति का होता है 4 वर्ष का कार्यकाल? ये भी बताइए आप लोग। 4 वर्ष का कार्यकाल किस देश के राष्ट्रपति का होता है, ये बताना आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय, किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक एक एक भारतीय भारतीय जो, जब हमारे कांग्रेस से जब सुभाष चंद्र बोस अलग हुए तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, हाँ, सही है। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था और स्वराज दल में कौन कौन सदस्य थे, ये भी बताना है। स्वराज दल में कौन कौन सदस्य थे, ये भी बताना है। ठीक, स्वराज दल में कौन कौन से सदस्य थे, ये भी बताइए। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड इनका मुख्य मुद्दा नहीं था। प्रांतीय स्वशासन की बात ये नहीं करते थे। बंगाल विभाजन से इनका कोई मतलब नहीं था। यह चाहते थे कि काउंसिल में प्रवेश हो। यह चाहते थे कि इन्होंने, देखिए, कांग्रेस से अलग होकर अपने स्वराज दल बनाए कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम
अंग्रेजों का धीरे धीरे सपोर्ट करेंगे, उनसे धीरे धीरे बात करेंगे, हम उनकी राजनीतिक में हस्तक्षेप करेंगे। उनकी काउंसिल में भारतीयों के प्रवेश की बात की गई थी, तो काउंसिल में प्रवेश की बात, हाँ, ये हमारी की गई थी। स्वराज दल की स्थापना कब हुई और इसके सदस्य कौन कौन थे? स्थापना बताना है, स्थापना बताना है, स्वराज दल की स्थापना, और इसके सदस्य कौन कौन थे। इसके सदस्य कौन कौन थे शुरुआती चरण में, ठीक। उसके बाद, हाँ ठीक है, वेरी गुड, हाँ सही है। अगला सवाल बताइए। हम्म, हाँ चित्ररंजन, आप मोतीलाल सही बता रहे हैं। स्थापना कब हुई ये बताना है। उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 1923 में हुई थी, ठीक। हम्म, ये बताइए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? मतलब ये जो डाई इलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म है, यह किसकी बात करता है? यह बात करता है, यह बात करता है कि कोई चीज, एक एकल चीज सतह, एकल चीज प्रकृति में हो ही नहीं सकती। प्रकृति की उत्पत्ति द्वयात्मक पद्धति से हुई है। तो जो जो सरकारें भी हैं, जो राज्य भी है, वह भी एकल व्यवस्था से नहीं चलेगा, वह द्वि व्यवस्था से चलेगा। वह व्यवस्था कौन कौन सी होगी? एक धनवानों से लेने वाला पैसा और एक जनता के हित में उसका कार्य करना, ठीक। तो वह इस बात की पैरवी करता है। तो यह क्या हो जाएगा इसका? हाँ सही है, वैज्ञानिक समाजवाद की किस आधार पे उन धनवानों से हमने पैसा लिया और उस पैसे को हमने समाज में वर्गीकृत किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद जो है वह इस बात की साइंटिफिक सोशलिज्म जो है वह इसकी पैरवी करता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा और कब सम्मिलित किया गया, यह बताना है। ठीक है, सही बता रहे हैं आप लोग। कब हो गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से हमारा 42वां संविधान संशोधन, ये दोनों एक ही बातें हैं, ठीक। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा है नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके पुस्तक के देखिए, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा है। देखिए, राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित जब भी और किसी ने ये कहा था कि जो अर्थव्यवस्था है वो राजनीति की पनपी हुई, गर्भ से निकली हुई व्यवस्था है, तो वह हमारे कार्ल मार्क्स ने कहा था। उन्होंने, उनका ही ये विचार था कि जो जिसके पास अर्थशास्त्र होगा, जिसके पास अर्थ होगा, उसी की राजनीति होगी। आप वर्तमान में भी देख लीजिए, तो यह कौन होंगे? कार्ल मार्क्स होंगे, ठीक। राजनीतिक अर्थशास्त्र से कहीं पे भी कोई भी संबंध है तो आपको कार्ल मार्क्स उठा देना है। वैज्ञानिक समाजवाद की बात आए तो वहां पे आपको कार्ल मार्क्स उठा देना है, ठीक है। अगला बताइए, राजनैतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। राजनैतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह जो है कथन किसका है? राजनैतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कौन कहेगा? यह हमारे कोई यूनान का ही व्यक्ति कहेगा, बर्गर महोदय ने किया, ठीक। प्लेटो के आदर्श राज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? प्लेटो के, देखिए, प्लेटो ने जो आदर्श राज की जो विशेषता बताई, उसने जो विशेषता बताई वह उसने बताया था कि जो है नर नारी के बीच समान अधिकार होने चाहिए, ठीक है। उसने अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति का और परिवार के लिए साम्यवादी, मतलब का जो 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 संपत्ति है वह एक परिवार के पास वो संपत्ति ना रहे, वह संपत्तियां बटे, उसकी बात इन्होंने की। दार्शनिक शासन भी थे, ठीक है। नहीं है बताना है तो क्या हो जाएगा? पुरुष प्रधान परिवार की विशेषता, वह पुरुष प्रधान परिवार को वह नहीं मानते थे। उनका वह महिलाओं के को कई अधिकार देने के की पैरवी अपने कई बार संशोधनों और कई बार उन्होंने संबोधनों में इस बात का उल्लेख किया है, ठीक। समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समान इच्छा का सिद्धांत ये सेकंड बार आ रहा है, किसने प्रतिपादित किया? रूसो ने प्रतिपादित किया, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया? राजनीतिक विज्ञान का स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्नलिखित में से किस, राजनीतिक विज्ञान जो है वह एक स्वतंत्र विषय है, यह कौन कह रहा है? वह कौन कह रहा है? सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान को एक विषय के रूप में कौन लेके आ रहा है? राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में हम किसको जान रहे हैं? वो हमारे एरिस्टोटल महोदय हैं। तो यह एक वर्ष का हमारा
ठीक, हमारा प्रीवियस ईयर था जिसको हमने देखा। और ये 43 नंबर सवाल बताइए। डिस्कस ऑन आर्ट एंड द साइंस नामक पुस्तक कौन लिख रहा है? आर्ट और साइंस नामक डिस्कोर्स की जो बात की जा रही है वह कौन लिख रहा है? यह कौन लिख रहा है हमारे? यह हमारे रूसो महोदय आर्ट और साइंस के विषय में लिख रहे हैं। ठीक, अब आज का सत्र यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग को सत्र कैसा लगा? जो लोग नए आए हैं उस वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक शेयर कर लें। आपके जो यार दोस्त हैं उनको बताते रहिए। और जो अपने सुझाव हों वो सेशन में यहाँ पे कमेंट सेशन में बता दीजिए, या कमेंट सेशन के बाद जो आपके सुझाव हो वो जरूर जरूर आप लोग यहाँ पे बताइए। ठीक, आपके सुझावों से ही सत्र आगे चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप लोग के सुझाव को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक, तो हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं, आप वो बैचेस पे ऐप पे जाके ऐप इंस्टॉल कीजिए और वो बैचेस के बारे में सारी जानकारियां ले लीजिए। ठीक, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके वो पीडीएफ आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए आप सबको धन्यवाद। आप सब लोग का दिन शुभ हो, इसकी शुभकामनाएं आप सबको। सुप्रभात।